अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू ट्रिब्यून के आलमी मंजरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ुनैर। नाज़रीन, ट्रंप हुकूमत आने वाली है। नया साल शुरू होते ही ट्रंप इंतज़ामिया आ जाएगी। इस हवाले से हम देखेंगे क्या आलमी मंजरनामे में क्या तब्दीलियां हो सकती हैं। तमाम ममालिक के साथ, गल्फ के साथ, पाकिस्तान के साथ, खुसूसन इसराइली मामले पे ट्रंप इंतज़ामिया का क्या एजेंडा होगा। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान से मौजूद है मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान, जिनकी आलमी मंजरनामे पे बड़ी गहरी नज़र है। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। बिलाल साहब, ये बताइएगा कि ट्रंप इंतज़ामिया क्या पॉलिसी होगी, जो बाइडन में और ट्रंप में क्या फ़र्क देखते हैं आप? देखिए, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पावर जो होती है ना, वो पावर की रिस्पेक्ट करती है। तो हमें पहले इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि हम एक अभी भी वी आर स्टिल थर्ड वर्ल्ड कंट्री। हमारे उस तरीके से डेवलप्ड इंस्टीट्यूशंस भी नहीं है, ना हमारे जो है वो नेशनल पावर है कि जिसमें हम अमेरिका को कभी भी ये समझें कि वो, इवन चाइना को आप ये समझें कि हम बराबरी के हैं। ये चीज़ हमें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। और जहां तक पाकिस्तान और यूएस के ताल्लुकात की बात है, तो शुरू से ही उसमें हमने देखा है डोमिनेशन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की रही है। फिफ्टीज के अंदर जब ये ताल्लुकात शुरू हुए, तो हमारे लिए सबसे बड़ा इंसेंटिव ये था कि हम जो हमारी मिलिट्री पावर ख़ास तौर पे उसको जो है हम एक्सपेंड करें। और उसमें अमेरिकन ने काफ़ी हमारी मदद भी की, हमें अपने लेटेस्ट वेपन्स भी दिए, क्योंकि इंडिया ने तो हमारा शेयर नहीं दिया था 47 के अंदर। तो अमेरिकन ने हमें एक आर्मड डिवीजन भी खड़ी करके दी, इसी तरह लेटेस्ट गैजेटरी दी। जिससे, क्योंकि हमारा मुकाबला हमने हमेशा ये रखा है कि इंडिया के साथ है। तो इसी वजह से आपको पता है सदर अयूब जो है वो बहुत करीब थे, और काफ़ी उन्हें पसंद भी किया जाता था अमेरिका के अंदर। लेकिन अमेरिकन एप्टीट्यूड को देख के, एटीट्यूड को देख के उन्हें भी लिखना पड़ा, किताब लिखी उन्होंने, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। तो एक ये फैक्टर हमें जहन में ज़रूर रखना चाहिए। इसी तरीके से आप देखें तो अमेरिका ने शायद हमारी इतनी मदद नहीं की अभी तक की तारीख में, जितना हमने उसके इंटरेस्ट को सेव किया। आपको यूट्यूब का वाकया भी नाइन याद होगा। इलेवन के बाद से हम मुस्तकिल 9/11 के बाद से, इससे ये तो खैर आप 50 से आप शुरू हो जाए ना, कि जब आपके यहाँ से अंदर चले बड़बीड़ जाएं, से रशिया जहाज। वार के अंदर चले जाएं। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि बाइडेन और ट्रंप के अंदर सबसे बड़ा फर्क क्या है। जब आप इसे इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज के मुताबिक देखते हैं, तो हम रियलिज्म की एक थ्योरी अप्लाई करते हैं। उस रियलिज्म की आगे एक थीम है जिसे स्ट्रक्चरल रियलिज्म कहते हैं। और स्ट्रक्चरल रियलिज्म की भी आगे दो ब्रांचेज हैं, एक है ऑफेंसिव रियलिज्म और एक है डिफेंसिव रियलिज्म। ऑफेंसिव रियलिस्ट जो हैं उनका मानना ये है कि हेजेमनी जो है सबसे अच्छा जो है वो लेके आती है अमन। जबकि डिफेंसिव रियलिस्ट हैं वो सिक्योरिटी की बात करते हैं, वो बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं। उनके जो सामने है वो लड़ाई झगड़े को अवॉइड करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के ऊपर वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो बाइडेन को हमने देखा कि ये ऑफेंसिव रियलिस्ट था। इसने यूक्रेन की वॉर आपको पता है शुरू करवाई। इसी तरीके से इसराइल को जिस तरीके से ये सपोर्ट करता रहा, और अभी तक आपको पता है 29 से 30 बिलियन के करीब 7 अक्टूबर 2023 से अभी तक ये एड दे चुका है। और इसमें सबसे मजायका खेज बात ये थी कि अमरीकी अखबारों ने कहा कि इसराइल को ये कहा कि अगर तुम ईरान के न्यूक्लियर और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं करोगे, तो जो हथियार हमने छोड़े हुए हैं हम वो भी तुम्हें दे देंगे, यानी कि जो तुम्हें पहले देने से मना किया। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि सोच क्या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की थी। लेकिन जबकि बहुत दूसरी से तरफ, जो थ्योरी है इसके अंदर मेरे ख्याल में, फिर जहां अमेरिका सिर्फ अपना इंटरेस्ट ही देखता है, फिर सारे राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ईच एंड देखिए एवरी तमाम एबॉलिश हो जाती हैं। सर, ये ह्यूमन राइट्स वगैरह जो हैं, ये तो आप तारीख उठा के देख लें, मॉडर्न जो है, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बाद से ये तमाम चीज़ें तो प्रेशराइज करने की एक है, वरना कौन से ह्यूमन राइट्स और कौन सी ये बाकी चीज़ें। ये सिर्फ दिखावे के लिए, ये एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड जिसे लिबरल वर्ल्ड भी कहते हैं, लिबरल वेस्ट जो है, वो आपको शो करता है कि ये हमारी वैल्यूज़ हैं। लेकिन वो वैल्यूज़ ना हमें नहीं इराक में है। नज़र आती हैं, ना अच्छा, अफगानिस्तान ट्रम्प में की तरफ नज़र वापस आती हैं। आते हैं। ट्रम्प की जो है वो हाँ, मैं इधर ही आ रहा था। ट्रम्प ट्रम्प है डिफेंसिव रियलिस्ट है। हमने इसके पहले दौर में भी देखा। चाहे ट्रंप के साथ एक मसला भी है कि पहले दौरे हुकूमत में भी अमेरिकन मीडिया और जो डीप स्टेट जो थी वो इसे पसंद नहीं कर रही थी। और आपको पता है कि जब ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक भी नई जंग का इजाफा नहीं हुआ। जो सबसे वायलेंट इसके अंदर एक वाकया हुआ, वो आपको पता है कि जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत थी। उसके अलावा किसी किस्म की जंग नहीं लड़ी, बल्कि ट्रंप ने जो अफगानिस्तान के अंदर जंग चल रही थी उसको रोल बैक करने के लिए
जो दोहा मुज़ाकरात जो हैं उनका आगाज किया, जो कि एक पॉजिटिव चीज थी। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जब ट्रंप जा रहा था, आपको पता होगा कि जनवरी 2023 के अंदर व्हाइट हाउस पे हमले की, 22 के अंदर व्हाइट हाउस पे हमले का एक किया गया। उसके बाद जिस तरीके से डीप स्टेट ने, हालांकि उसमें ट्रंप मुलव्वस नहीं था, उसके हामी जो है किसी के भी हामी कुछ करे, लेकिन ट्रंप को विलनाइज करने की, जो कि उसके आने से पहले से एक कार्रवाई शुरू की हुई थी न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह ने। ये मैं जो बात कर रहा हूँ, ये भद्रा कुमार है, इंडियन एक्स पाकिस्तान के अंदर भी हाई कमिश्नर रह चुका है, उसके लेटेस्ट आर्टिकल के हवाले से, कि वो उसमें भी हम देखते हैं कि जिस तरीके से ट्रंप के जाने के बाद उसको बेइज्जत करने की कोशिश की गई, इम्पीचमेंट उसकी शुरू करने हुई, उसके बाद उसके घर फ्लोरिडा के ऊपर जिस तरीके से छापा मारा गया, और इवन उसकी बीवी और बच्चों के कपड़ों को भी और उनके कमरों को भी नहीं बख्शा गया कि कहीं जिस तरह ये कुछ ले आया हो। तो एक डीप स्टेट तो उसके पहले से मुखालिफ थे। और अभी भी ट्रंप जिस किस्म के इंडिकेशन दे रहा है, मसलन डीप स्टेट चाहती है कि ईरान पे हमला हो, और ट्रंप ने बड़े वाजे लफ्जों में कहा है कि मैं ईरान को डैमेज नहीं करना चाहता, लेकिन उसे हम इजाजत नहीं देंगे कि वो एटॉमिक अपने वेपन बनाए। तो ईरान तो नहीं चाहता है। उसके जवाब में हमने ईरानियंस की तरफ से भी देख लिया कि वहां पे भी एक कॉशियस किस्म का हमें जो ऑप्टिमिज्म नजर आया ट्रंप के आने के बाद। इसी तरीके से यूक्रेन वॉर की वैसे जेनेसिस क्या है? अमेरिका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जो रशिया का है उसके अंदर कर रहा था, पेनिट्रेट कर रहा था। तो जाहिर बात है कोई मुल्क भी अपने हसास इलाके के अंदर दूसरी पावर को, जो कि मुखालिफ पावर हो, उसे नहीं आने देता। और ये जॉर्जिया में भी 2008 में हुआ, रशियंस ने इसे मना भी किया। उसके बाद जो है हमने देखा मैदान रेवोल्यूशन वगैरह टाइप की जो अमेरिकन पैसों के ऊपर जो जाली किस्म की यूक्रेन में की गई, उसका असर क्या हुआ कि यूक्रेन वॉर हुई। अब यूक्रेन वॉर के अंदर बेसिकली 2 लाख से ज्यादा इस वक्त यूक्रेनी फौजी मारे जा चुके हैं, नुकसान अच्छा खासा यूक्रेन का हो चुका है। लेकिन उस जंग को, जो जंग है ही नहीं, एक्सक्यूज मी, उसे अमेरिकन और यूरोपियन जो पैसा है उसे प्रोलॉन्ग कर रहा है, क्योंकि उसका मकसद क्या है? रशिया को कट मार मार के कमजोर करना। एक्सक्यूज मी। इसी तरीके से आप देखें कि मिडिल ईस्ट के अंदर भी हमें जो है नजर जो आ रहा है कि ईरान के साथ तो कोई नहीं है, ईरान को वो डैमेज नहीं करना चाहता, सिर्फ उसने कहा ये। दूसरी बात जो हमें ट्रंप के अंदर नजर आ रही है, अगर आप देखें इसके पहले दौर के अंदर, तो बहुत क्लोजनेस थी इसके दामाद जॉर्ज कुशनर और जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान। और इतनी क्लोजनेस थी कि हमने देखा कि काफी चीजें जो हैं लाइन पे आ रही थी, लेकिन फिर जब चला गया तो एक ऑफेंसिव रिलिस्ट आया, तो वहां पे मामलात खराब हो गए। और बाइडेन ने जितना नुकसान अमेरिका की गुडविल को दुनिया में पहुंचाया, किसी ने नहीं पहुंचाया। कि अभी ओआईसी का इजलास हुआ है, आपको पता है मोहम्मद बिन सलमान ने खुल के इसराइल के खिलाफ बोला है। वापस जाते हुए जो है जो अर्दवान है, सदर तैयब रजब अर्दवान, उन्होंने भी इस चीज का ऐलान किया कि हम हर किस्म का नाता तोड़ रहे हैं इसराइल के साथ। और एक यूनानिमसली इन्होंने कहा कि हमने इन्होंने कंडेमनेशन की जो ईरान पे हमला हुआ था। तो एक चीज तो ये हमें सामने आती है कि जो करीबी ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ देखे हमने ईरान ट्रंप दौर में, तो जाहिर बात है कि ऑल दो नेतन्याहू एक इम्प्रेशन तो देने की कोशिश कर रहा है कि मेरी मुला जो है फोन पे बात हुई है ट्रंप के साथ, और ट्रंप हमारे साथ खड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि ये भी चीज हमें वाज़ेह रहनी चाहिए कि ट्रंप क्योंकि जंग नहीं चाहता है, और उसके जो ताल्लुकात है, इसका कुछ ना कुछ फायदा फलस्तीनी जो ट्रंप दो ने जो अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका का जो सफीर तैनात किया गया है, गलबन उनका नाम मेरे जहन से निकल गया, उनके काफ़ी क्लोजली ताल्लुकात हैं इसराइल से। तो क्या देखें, लगता अभी तक एक मैं मजे की बात बताता हूँ, इट डिस की एक वॉर चल रही है। ट्रंप ने अभी तक दो अपने जो होने वाले हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में अहम होंगे, एक एलन मस्क और एक वो जो इंडियन है? हाँ जी, ओरिजिन के एलन हैं। मस्क। हाँ जी, इन दो का ऐलान किया, उसके अलावा किसी का नहीं किया। डीप स्टेट ये चाहती है कि पोम्पियो टाइप के लोग आए, लेकिन आपको पता है कल या परसों जो है ट्रंप ने वाजे लफ्जों में कह दिया कि जो है पोम्पियो वापस हमारी इस एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आएंगे। उसमें ना बड़े लेवल पे ये कुछ हो रहा है, क्योंकि ट्रंप को नाकाम देखना चाह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या इन तमाम मामलात में क्या मैं जो इसराइल है, ये जो वार है इसराइल और फलस्तीन की, इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखें, प्रेशर तो आएगा नेतन्याहू के ऊपर भी, कि वो अब जो है टू स्टेट जो एक सोल्यूशन है उसकी तरफ आए, और जो जीनोसाइड इस वक्त इजरायली चल रही है, जिसको बाइडन की मुकम्मल आशीर्वाद हासिल था,
उसके अंदर कुछ ना कुछ रिलीफ तो आएगी खित्ते के अंदर, जी। क्योंकि ट्रम्प ये नहीं चाहेगा कि अमेरिकन फोर्सेस को, एक तरफ जब वो कह रहा है कि इकॉनमी हमारी गिर चुकी है, इकॉनमी को संभालना चाह रहा है, तो ऐसे में नई जंग शुरू करना तो इकॉनमी के ऊपर जो है बोर्ड डाल रहे हैं। जबकि हमें पता है कि जो अमेरिकन न्यू कॉन्स हैं जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन में भी शामिल थे, वो चाहते हैं कि जंगें भी हों, असला भी बिके, लेकिन वो क्या असला बेच के आप बिलियनियर्स जो हैं उनको तो फायदा दे देंगे, लेकिन जो अमेरिकन अवाम की इस वक्त हालत हो रही है, तो मेरे ख्याल में ट्रम्प इस वक्त ज्यादा उस अवाम की तरफ बयानियां बना के जिस पे वोट लेके आए हैं, वो उसको ट्रम्प को पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा, करनी इन पड़ेगी। तमाम मामलात में पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? क्या पाकिस्तान पे पहले जो जब ये सदर थे और वजीर आजम इमरान खान थे, क्या वो जो चैलेंजेस का सामना था, क्या वही चैलेंजेस दोबारा आएंगे, या फिर पाकिस्तानी वजारत दाखिला को, नकवी साहब को, क्या नए चैलेंजेस का सामना हो सकता है? मेरे ख्याल में नए चैलेंजेस का बिल्कुल होगा इसमें। अगर आप मुशाहिद हुसैन सैयद का बड़ा मशहूर आजकल उसके क्लिप्स भी चल रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प आपको पता है कि जब पिछली हुकूमत आई थी तो कोई पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां अच्छी खासी लगी हुई थी, और ट्रम्प ने अच्छी खासी उसकी 2018 की खतरनाक किस्म की ट्वीट्स थी। लेकिन जब 2019 फरवरी के अंदर जब एक पाकिस्तान और इंडिया की स्किर्मिश हुई, तो उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका को ये रियलाइज हुआ कि जिसे हम इतना गया गुजरा समझ रहे हैं, पाकिस्तान कमजोर हरगिज नहीं है, और जिसे हम सुपीरियर समझ रहे हैं उससे बहुत आगे है। तो उसके बाद हमने देखा कि एक कुछ मुलाकातों की अमेरिकन स्टैंस के अंदर कुछ सॉफ्टनेस आनी शुरू हुई। फिर एक्स प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ के दौरे भी किए, और हमने देखा एक पर्सनल केमिस्ट्री भी मिलने लग गई कि कई दफ़ा जो है मोदी साहब इस ख्वाहिश में कि ट्रम्प पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट देगा, लेकिन उसने वो नहीं दिए। स्टेटमेंट देने की बजाय बल्कि उस जलसे में, अब की बार एक बार मोदी वाला आपको जलसा याद होगा कि वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से मिलके वहां पे गया और उसने किसी किस्म का भी सख्त किस्म का पाकिस्तान के खिलाफ बयान देने से इनकार किया। इवन आप देख लें कि एक तरफ बीका के ऊपर जो है साइन हो रहे हैं, बीका माहदे के ऊपर 4 जो आपके फाउंडेशनल डिफेंस पैक्ट्स हैं वो अमेरिका और इंडिया साइन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर उस तरह की बात नहीं हो रही। और एक और बात हमें ये रियलाइज करनी पड़ेगी कि बाइडन ने जिस तरीके से सलूक ट्रम्प के साथ किया है, तो यकीनन ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी जो है वो बाइडन की उस पॉलिसी से बिल्कुल यकसर डिफरेंट होगी। जो उसके फेवरेट थे शायद मे बी वो इस दफा फेवरेट ना हो। लेकिन देखिए जी, हमेशा से जो इनकी पॉलिसीज हैं, इंटरेस्ट है जो इनका नेशनल, वो एक ही चलता है। जो इनका इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट, वो इंडिया की तरफ उसका ज्यादा झुकाव है। आपको क्या देखो लगता मैं है इंडिया के इसमें कैसे ताल्लुकात होंगे इसमें मैं अमेरिका? एक बात आपको कहना चाहूंगा कि देखें, जो होती है ना स्टेट की पॉलिसी, वो स्टेट और गवर्नमेंट मिलकर बनाती हैं। थिंक टैंक्स होते हैं आपकी, फिर फॉरेन मिनिस्ट्रीज होती हैं, उसके अंदर डिबेट्स होती हैं, तो एक पॉलिसी बनाई जाती है। अच्छा, पॉलिसी के नीचे आती है स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी के अंदर हर एडमिनिस्ट्रेशन, हर हुकूमत की अपनी अप्रोचेज होती हैं। और जाहिर बात है, अगर एक ही अप्रोच है कि मैंने ताकत से ये बात इंप्लीमेंट करनी है, तो उसके नतज कुछ और होंगे। और एक कहता है कि नहीं मैंने डिप्लोमेसी से चलना है, उसके नतज कुछ और होंगे। कोई बिल्कुल कहता है कि होंगे। मैंने दोनों चीज़ों को लेके चलना है। तो हमें ये एक वाज़ेह डिफरेंस नजर आएगा कि स्टेट पॉलिसी वही रहेगी, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो है, मसलन अगर आपके साथ मेरी पॉलिसी नरमी की है, तो जाहिर बात है कि हमारे ताल्लुकात किसी और तरफ जाएंगे। अगर सख्ती की होगी तो वो किसी और तरफ जाएंगे। तो बेसिक मकसद आपने अपना नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करना है, लेकिन अप्रोचेस का डिफरेंस जो है ना, फिर आपको पता है कि स्ट्रेटेजिक इफेक्ट्स जो है वो डालता है। भारत कहाँ पे इस टाइम स्टैंड कर रहा है अमेरिका के साथ? मैंने सुना है कि मोदी की कॉल भी इन्होंने अटेंड की है और मोदी की मुबारकबाद भी दी है ट्रम्प को। हाँ जी, वो तो एक नॉर्मल बात है। अमेरिका देखें, हम इस वक्त मल्टीपोलैरिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी एक आपको मैं हकीकत बताऊं कि अगर आप मिलिट्री और रियल पावर के हिसाब से देखें, तो दुनिया अभी भी यूनिपोलैरिटी के अंदर है। अमेरिकन जो कमांड्स हैं, आपको पता है हर कॉन्टिनेंट के लिए एक कमांड है, और विद इन फ्यू आवर्स नोटिस जो है वो कहीं पे भी अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकता है। इकोनॉमिकली हम देख रहे हैं कि मल्टीपोलैरिटी एक सामने आ रही है कि चाइना चैलेंज कर रहा है, इसी तरीके से रशिया, फिर ब्रिक्स का भी इत्तेहाद एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। तो अमेरिका एक बड़ी ताकत तो है, अभी भी ओवरवेलमिंग ताकत तो है, चाहे जवाल की तरफ है, लेकिन अभी भी उसका कोई दूसरा जो है वो बहुत पीछे उससे। ये सवाल आने तो में भी साल लग जाएंगे, कई दहाइयां लग बड़ा टाइम जाएंगी, ये लगेगा, आज हाँ नहीं है टाइम कि कल लगेगा। ये हो जाए। अच्छा, बिलाल साहब, मिडिल ईस्ट की तरफ, गल्फ की तरफ, अमेरिकन पॉलिसी टुवर्ड्स द
सऊदियन स्टेट्स, कतर, इनकी तरफ क्या होगी? लेकिन पहले भी बहुत अच्छी थी। पिछले दौरे हुकूमत के अंदर भी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से उसका इस्तकबाल होता था, या फिर व्हाइट हाउस के अंदर जो गल्फ के लीडर्स थे उनका इस्तकबाल होता था, तो मेरे ख्याल में अभी भी अच्छा है। क्योंकि आप एक चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इस वक्त भी ऑयल के सबसे बड़े ज़खायर जो है वो गल्फ के अंदर ही हैं। और दुनिया जो है वो गल्फ जो है उसकी तरफ देखती है। अभी एक वो बात की जाती है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ गई हैं वगैरह, यूरोप तो उसको पूरा तो बहुत इलेक्ट्रॉनिक देर है, वो तो आ गया। कुछ परसेंट है, मैं कह सकता हूँ कि 2-3%। लेकिन अभी भी जो यूरोप में है आएगा हम, तो ये 2-3% है, अभी इतनी बड़ी, इतनी मैसिव लेकिन आप चलो आप एक दफा ये मान एनर्जी जाओ ना जो एनर्जी पे नहीं जा सकते अभी, पॉसिबिलिटी नहीं है इस चीज की। एग्जैक्टली अगर आप इसे भी मान जाओ ना कि अभी भी वहां पे 100% आ गई है, तो फिर भी दुनिया की एक मेजर पोर्शन जो है ना वो ऑयल पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी भी जो ऑयल पावर्स के साथ अच्छी बना के रखेगा, जिसकी जेब में वो ऑयल पावर्स होंगी, वही बेसिकली वो मेजॉरिटी के ऊपर एक लिहाज से लेवरेज रखता होगा। तो मेरे ख्याल में ट्रम्प हर हाल के अंदर ये करेगा। बाकी जो अगर आपका इशारा इजरायली एक्सपेरिमेंट की तरफ है, एक सहूनी एक्सपेरिमेंट की तरफ है, तो वो आपके सामने किस तरह फेलियर उसका आ रहा है कि आज यूरोप जो जिसके ऊपर हम इल्ज़ाम लगाते हैं, या वेस्ट जिस पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने बना के दिया है, तो खुद वेस्ट के अंदर जितने बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, यहाँ तक कि अब जर्मनी जैसे मुल्क को ये कानून बनाना पड़ गया कि एंटी सेमेटिसिज्म को हम रहने नहीं देंगे, और आपको वफादारी का ऐलान करना पड़ेगा, इजहार करना पड़ेगा कि आप ये बहुत उसके मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं वो अपनी अपनी स्टेट बेदार हो गए हैं। के खिलाफ हो चुके हैं। वो कहते हैं कि क्या ये चीजें हैं, वो इसराइली मसनूआत का बाइकाट, क्या ओवरसीज पाकिस्तानी के अलावा यहाँ के जो नेटिव्स हैं उन्होंने बड़ी तादाद में ये काम किया है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और एक और मैं आपको बता दूं कि एक और जो पॉइंट जिसको अभी स्टडी करने की जरूरत है, और शायद किसी लेवल पे हो भी रहा है, वो ये है कि जो एक ग्लोबलाइजेशन का अमल चला था ना, ग्लोबलिस्ट एजेंडा जो था। ग्लोबलिज्म बेसिकली तो लिबरलिज्म है ना, न्यू लिबरलिज्म है, जिसमें से ये ग्लोबलाइजेशन और फिर जो है कॉपरेशन सो कॉल्ड, और फिर आप जो है उस कॉपरेशन के नाम पे कुछ स्टैंडर्ड्स मुकर्रर कर रहे हो कि मसलन आपके लाहौर के अंदर 190 रुपए का किलो दूध मिल रहा है। तो क्योंकि वो दूधी जो है वो आलमी स्टैंडर्ड का नहीं ला सकता, तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल उससे दूध खरीद लेंगी, और वो 190 के दूध को 400-500 रुपए के अंदर बेचेंगी। तो बिल्कुल। इससे क्या हो रहा था कि न्यो जिसे आप कहते हैं ना, न्यो कलोनियलिज्म, उसका दौर शुरू हो गया था। तो ये भी कहा जा रहा है कि ट्रम्प की फतह जो है बेसिकली इन जो ग्लोबलिस्ट हल्के हैं इनकी शिकस्त है, क्योंकि ट्रम्प बात कर। जी जी। जी जी बिल्कुल। अब मैं आपसे आखिरी कुछ सवाल करना चाहूंगा कि अगर ट्रम्प पाकिस्तान के साथ ताल्लुक को मजीद महदूद करने का फैसला करता है, तो क्या पाकिस्तान के लिए यूरोपियन जो कंट्रीज हैं या दीगर ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाएगा? क्या और इम्कान है देखें ऐसा? देखें वो तो नेटो से भी निकलने की बात यानी कि हिंट दे रहा है ट्रम्प जो है बेसिकली। ठीक है, वो कहता है नेटो को भी पैसे देने पड़ेंगे। लगने को ये बड़ा फनी एक लग रहा है। ठीक है, और इसी चीज के ऊपर जो अमेरिकन डीप स्टेट है वो भी बड़ी है। इस वक्त आप वेस्ट को एज अ एक सिंगल ब्लॉक के देखें। ठीक है, अगर वो पाकिस्तान की जब बात आती है, तो अगर ट्रम्प पीछे होता है तो वेस्ट भी काफी हद तक पाकिस्तान के साथ वैसे नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को छोड़ने का मतलब ये है कि आप उसे चाइना की गोद में डाल रहे हैं। और चाइना की गोद में पाकिस्तान जैसे मुल्क को अगर आप देखें ना, 40% ऑयल की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से गुजरती है। और आपका जो इस वक्त गवादर है ना, वो जब चाहे उसे 40% को रोक सकता है। तो बिल्कुल। पाकिस्तान से जो है हालात अपने जियोग्राफिकली पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है वह इस साउथ वो नहीं एशिया हो में सकती। खत्म और नहीं हो सकती। बिल्कुल। खास तौर पे आपको जो है ना, मैं ये बताता चलूं कि चाइना की इन्वॉल्वमेंट से जो सी पैक का मंसूबा है, तो पाकिस्तान की वैल्यू जो है वेस्ट के लिए और मजीद बढ़ गई है। क्योंकि हाँ। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और इसकी पार्टनरशिप चाइना के साथ, वो अमेरिका के लिए इतना बड़ा दर्द सर बन सकती है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और इस चीज को अमेरिकन भी रियलाइज करते हैं, इसलिए एक हद से ज्यादा वो आपको पुश भी नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल, उनको बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, हमारे पास जो वक्त की कमी का हमेशा सामना रहता है, हम मजीद आलमी अमूर पे बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। अब हमें देखना है कि अगले साल के शुरू होते ही ट्रंप इंतज़ामिया आने के बाद क्या बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं। इसके साथ ही आलमी मंजरनामे से मोहम्मद जुनैर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।